जंगल राज। जंगल राज क्या है? जंगल राज के मतलब समझते हो? अरे गरीबों को लालू यादव दिया था उन्हें आवाज, के समाजी लोगों को बोलने लगा जंगल राज। इसलिए जिनको आवाज दिया है उन्हीं को ये लोग जंगल राज बोल रहा है। इसलिए इस बात को भी सोचना है और जंगल राज वाले को जवाब भी देना है। अब आगे हमारा जिंदाबाद 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 रुपेश कुमार जिंदाबाद 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 फराज खातरी जिंदाबाद 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 जितने भी काम करता है अपने अपने कुर्सी पर बैठ। सामाजिक न्याय परिचर्चा क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल लालू जी और माननीय हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर पूरे 243 विधानसभा के अंदर प्रत्येक विधानसभा में एक टीम का गठन किया गया है और उस टीम के अंदर सीनियर लीडर के साथ साथ विधायकगण, पूर्व विधायकगण, समाज सेवीगण और जो भी इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, कई लोग आईटी से और जो टेक्निकल सेल के लोग हैं उनको भी इस टीम में जोड़ा गया है। इसका एक ही विषय है कि चुनाव जो 2025 का है वो किन बिंदुओं पर लड़ा जाए। आज क्योटी में हमारे माननीय पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद माननीय मंगनीलाल मंडल जी की अध्यक्षता में ये टीम यहाँ पे आई, जिसमें शाहीन साहब थे, रामप्रीत सदा जी हैं, माननीय विधायक जी हैं और भी कई लोग, पूरी टीम है 5-6 लोगों की। और इसमें हर को एक एक जिम्मेदारी दी गई है कि आप अपने टॉपिक पर, एक टॉपिक दिया गया है पार्टी की तरफ से, ये अपने टॉपिक पर विवरण से हमारे जो राजद के जो वर्कर्स हैं जो क्योटी विधानसभा के हैं, आज क्योटी का था, उस पर अपनी बातों को रखने का काम करें। और सबने बड़ी बारीकी के साथ, चाहे वो सामाजिक न्याय पर बात चर्चा हो, चुनाव का प्रबंधन कैसे, चुनाव कैसे लड़ा जाए, किन बिंदुओं पर लड़ा जाए, कैसे हमारी टीम गठन होगी, बूथ से लेकर के, पंचायत से लेकर के, ब्लॉक से लेकर के, वार्ड तक कैसे हमारी टीम का गठन होगा, उन सब चीज़ों की तैयारी, बहुत सारी चीज़ें जो विशेष तौर पे आपको हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन पूरी एक टीम का संगठन कैसे काम करेगा। क्योंकि चुनाव जब कोई कैंडिडेट लड़ता है तो वो एज अ वर्कर लड़ता है, जो साथी लड़ते हैं पार्टी के वो लड़ते हैं, तो जीत और हार का फैसला भी वर्कर के हाथों में होता है। तो उनकी ट्रेनिंग, क्योंकि कई लोग कई ज़माने से पार्टी से जुड़े हुए हैं, अनुभवी लोग हैं, लेकिन वो जानते हैं, लेकिन एक तरीके से पार्टी के आह्वान पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, एक बहुत ही कामयाब कार्यक्रम पूरे बिहार के अंदर किया जा रहा है और गांव-गांव तक मैसेज देने के लिए कि क्या क्या हमारे नेता तेजस्वी यादव जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या क्या मुद्दों पर हम पब्लिक के बीच में जाएं और क्या क्या हम बातों को रखने का काम करें। अब जैसे बिंदु है, बिंदुवार तरीके से अगर आप समझिएगा तो सबसे बड़ी बात है इस मुद्दों में, पहला है पलायन, जो पलायन कैसे रोका जाए। तो माननीय नेता तेजस्वी यादव जी ने इसका एक बहुत ही अच्छा एक प्लान सेट किया है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आए बिहार के अंदर, इंडस्ट्रीज और नई फैक्ट्रीज खुले और जो फैक्ट्रीज बंद है उसको कैसे खोला जाए। अगर वो खुलेगा तो कम से कम यहाँ पे नौकरी जनरेट नौकरी होगी। अब याद कीजिए जब डिप्टी सीएम थे माननीय तेजस्वी जी, तो उनके ही आह्वान पर उन्होंने कहा कि यहाँ पे बिहार में युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए। नेता हमारे ने आवाज उठाई, लेकिन नीतीश जी ने क्या जवाब दिया कि पैसा कहाँ से आएगा हमारे पास, हम कहाँ से नौकरी देंगे। लेकिन उन्हीं के आह्वान पे 5 लाख नौकरी युवाओं को मिला और आज 10 लाख नौकरी युवाओं को, हर समाज हर वर्ग के युवाओं को मिला। तो कहीं ना कहीं ये शुरुआत थी। आज पहला मुद्दा है जो हमारे लोग बाहर रह रहे हैं, 60% आज बिहार से लोग बाहर रह रहे हैं। कोई लेबर क्लास में है, कोई जरी के काम में है, कोई सूटकेस बना रहा है। हर फैक्ट्रीज में आप देखिएगा कहीं ना कहीं बिहार के लोग मिलेंगे। उनको कैसे वापस लाया जाए, यहाँ फैक्ट्रीज कैसे खोली जाए, उसका इंतजाम कैसे हो। सबसे पहले लाने की बात कर रहे हैं तो बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए या नहीं होनी? एकदम लागू होनी चाहिए। और नेता हमारे प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने इस बात को रखने का भी बड़ी मजबूती से काम किया है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अभी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने क्या क्या नीतियां लागू की हैं, शिक्षा नीति आपसे छुपी हुई नहीं है। कभी पेपर लीक हो जाता है इस बिहार का, कभी नौकरी के बारे में
घोटाला हो जाता है। ये डोमिसाइल की बात आई तो उसमें बाहर के लोग आ रहे हैं, बाहर के स्टेट्स आकर के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं परसेंटेज फिक्स, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि परसेंटेज फिक्स होना चाहिए और डोमिसाइल की नीति हर हाल में बिहार में लागू होनी चाहिए। 2025 विधानसभा की क्या क्या तैयारी चल रही है, क्योंकि विधानसभा में देखिए, कैंडिडेट नेता तय करेंगे, चुनाव कौन लड़ेगा वो नेता तय करेंगे। हमारा मुद्दा है कि इंडिया अलायंस का जो उम्मीदवार केवटी से लड़ने के लिए आए, मजबूती के साथ मिल करके चुनाव लड़ाना है, जिताना है, क्योंकि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, उनके हाथों को मजबूत करना है। आने वाला कल बिहार में बदलाव की स्थिति अगर पैदा करनी है तो कहीं ना कहीं युवाओं के हाथ में हमें कहीं ना कहीं कमान देना जरूरी है। पिछले विधानसभा में राजद का प्रदर्शन सही रहा है, लेकिन अभी जो विधानसभा चुनाव होने वाला है वो काफ़ी टफ लग रहा है, क्योंकि चिराग पासवान जी भी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जैसे नया पार्टी जनसुराज लेकर आए हैं, जो कि दोनों भी चेहरा नौजवान का एक चेहरा है। इसी तरह आरसीपी सिंह ने पार्टी शुरू की है। तो राजद इन सब चेंजेस को कैसे? बिहार के अंदर इंडिया अलायंस की आने वाले कम में सरकार बनेगी और हमारे नेता तेजस्वी यादव इसके मुख्यमंत्री बने। राजद के कार्यकाल में आप 90 का दौर अगर देखिएगा, 1990 में बिहार का बजट क्या था, ठीक है, किस तरीके से बिहार को बिल्कुल अलग कर दिया गया देश से। आप कहते हैं 14 साल तो मिल गया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, अगर उन्हीं के स्टैटिस्टिक्स के मुकाबले अगर देखा जाए, आज भी सबसे पिछड़ा राज्य है बिहार। क्यों है? डबल इंजन की सरकार है, उनसे ये सवाल होना चाहिए। सबसे गरीब राज्य कौन है? आज भी हमारा बिहार है। आज सबसे ज़्यादा इलिटरेसी कहाँ है? आज भी बिहार के अंदर है। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ फेल है? आज भी बिहार के अंदर है। लालू जी ने का जो समय था, अगर लालू जी की बात कीजिएगा, अगर कहीं ना कहीं दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित को बोलने की आवाज़, कुर्सी पे बैठाने की ताकत उस समय में अगर लालू जी ने दिया, वही आज ताकत कहीं ना कहीं रोड पे खड़ी हुई है, अपने हक को लड़ने का काम कर रही है। बहुत समय लगा है बिहार को। बिहार जब पार्टीशन हुआ, झारखंड अलग हुआ, उड़ीसा अलग हुआ, जब बिहार बना तो बिहार के पास था क्या? अगर एसेट के तौर पे देखिएगा तो ये फ्लड इफेक्टेड एरिया है। चारों तरफ से 13 से 14 डिस्ट्रिक्ट आपका हर फ्लड में डूब जाता है। 14 साल से आपकी सरकार है, क्यों नहीं नेपाल से बात करते हैं और वहाँ पे कुछ इसका समाधान निकालते हैं? क्यों नहीं कोई अच्छा बड़ा डैम बनाने की बात करते हैं? क्यों नहीं यहाँ जो आप पलायन की बात करते हैं, यहाँ एक रैयाम चीनी मिल बंद है, सकड़ी चीनी मिल बंद है, लोहट चीनी मिल बंद है। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, अभी आए थे मधुबनी, जबकि यह कितना बड़ा संकट पूरे देश के अंदर था, लेकिन भाषण देना था, चुनाव था, तो यहाँ पर आए। वो क्यों नहीं कहा कि यहाँ पे धुआं निकलेगा? इससे पहले भी 5 साल पहले वो आए थे, क्या कहा था कि यहाँ से लोहट मिल से धुआं निकलेगा, अशोक पेपर मिल चालू होगा। हम डिमांड करते हैं, आप रिजर्वेशन की बात हम करते हैं कि रिजर्वेशन को बढ़ाया जाए, आप रिजर्वेशन समाप्त करने की बात करते हैं। कहीं ना कहीं आज जो जातीय जनगणना की बात करते हैं, वो जीत अगर है तो ये बहुत बड़ा एक संघर्ष है। सन 90 से लालू जी ने संघर्ष किया, तेजस्वी यादव जी ने संघर्ष किया और कहीं ना कहीं सरकार झुकी और आज जातीय जनगणना करते हैं। याद कीजिए 4 साल पहले क्या प्रधानमंत्री जी ने कहा था, ये जातीय जनगणना करके समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आज क्यों सरकार झुकी? तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लड़ाई बहुत कमजोर नहीं है, बड़ी ताकत से हमें लड़ने की जरूरत है। एक तरफ गरीब का नेता आज तेजस्वी यादव लड़ने का काम कर रहा है और एक तरफ अदानी, अंबानी और कैपिटलिस्ट की सरकार सामने खड़ी है। उसको लड़ेंगे और जो रिजल्ट जनता मालिक है, वोट जनता करेगी। अगर बदलाव चाहती है बिहार के अंदर, युवा के हाथ में देना चाहती है, तो तेजस्वी यादव को कमान देने का 2025 में केवटी में बदलाव होगा, इंडिया गठबंधन निश्चित तौर पे होगा और 100% होगा। इंडिया अलायंस के लोग हमारे साथी मिल करके एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे और चुनाव कामयाब होंगे केवटी से।